जय हिंद, नमस्कार साथियों। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के भूगोल के प्रश्नों के एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 54 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। आज की वीडियो की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न संख्या 55 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्मकालीन के प्रदर्शन से संबद्ध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, आईटीसी जेड का खिसकना, तिब्बती उच्च ला नीना। तो इनमें ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून से संबंधित है। आईटीसी जेड का खिसकना भी संबंधित है। तिब्बती उच्च भूमि या तिब्बती उच्च भूमि पर उच्च तापमान का बनना ये भी मानसून से संबंधित है। ला नीना भी संबंधित है। इस आधार पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मानसून के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आईटीसी जेड के खिसकने के कारण ही मानसूनी हवाएं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं और तिब्बत में उच्च तापमान का बनना भारतीय मानसून के लिए लाभदायक होता है। और ला नीना जो कि एल नीनो के विपरीत होता है, तो ला नीना से भी क्या होता है कि मानसून में तीव्रता आती है। तो इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? मैतेई, मिसमी, कुकी, अपातानीस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैतेई। अभी देखिए मणिपुर में बहुत दिनों तक, लगभग 6 से 8 महीने तक दंगा ही चला। 2-3 महीने लगातार तक मणिपुर जल ही रहा था और उसमें दंगे का जो मुख्य कारण था, ये कुछ जनजातियां और वहाँ के जो लोग कुकी लोग थे और मैतेई लोग जो थे, उनमें जो है कि कुछ दंगा का विवाद था। मुद्दा ये था कि जो मैतेई है वहाँ की ये जनजाति श्रेणी के अंतर्गत है और जो कुकी है, ये कुकी वहाँ की जनजाति है और मैतेई वहाँ की जो कि अल्पसंख्यक संख्या में आती है। तो मैतेई लोग वहाँ पर अपने को जनजाति की श्रेणी में रखने के लिए जो है कि कुछ दंगा किए थे और कुकी समाज से ही स्त्रियों को निर्वस्त्र करके रोड पर की जो है दौड़ाया गया था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तो इसका जो सही आंसर है मैतेई है। आप यहाँ से इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। इनके द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एक जाति समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियाँ शामिल है। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखापानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीखापानी हिमनद। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे नाथुला और जेलेपला हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला आदि दर्रे हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी कक्षा 9 से 10 तक के टीचर एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, जो 2023 में पूछा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्य गंगा का मैदान ये मगध एवं अंग का मैदान का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी पर, ये सही है। कपिलधारा ये नर्मदा नदी पर है, ये गलत है। धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, लेकिन कपिलधारा नर्मदा नदी पर और धुआंधार नर्मदा नदी पर है। इस आधार पर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि जोड़ा सुमेलित नहीं है। और यह प्रश्न पूछा गया है TRE 2.0 में कक्षा 9 से 10 तक के परीक्षा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। तो इसको कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, स्क्रीन देखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है विशाखापट्टनम है, फिर उसके बाद यहाँ पे काकीनाडा है, फिर उसके बाद उसके नीचे और आ जाएंगे तो आपका मछलीपट्टनम मिलेगा, और फिर उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर तो नागपट्टिनम मिल जाएगा। ये सभी बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं, जिसमें विशाखापट्टनम चेन्नई के बाद पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। फिर उसके बाद आपका ये काकीनाडा है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम ये तीनों आंध्र प्रदेश में, जबकि नागपट्टिनम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। ये भी सवाल देखिए पूछा हुआ है TRE 2.0 में कक्षा 9 से 10 तक में 2023 में पूछा गया सवाल है। कुछ सवाल बहुत ही अधिक कठिन भी बनाए गए हैं। इन्हीं कठिन सवालों को जो कर लेगा और सरल सवालों को गलत नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेगा। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युवा वरित पर्वत नहीं है। तो ये भी देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर हेड मास्टर 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए अरावली नहीं है, युवा पर्वत अरावली नहीं है, और ये आपका अपलेशियन नहीं है। तो इस आधार पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। युवा वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो बहुत अत्यधिक ऊंचे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया। ये सभी नवीन वलित युवा पर्वत हैं, जबकि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। अपलेशियन भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो ये दोनों जो हैं कि ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अरावली यह राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है
और अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 62, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र की, आल्प्स क्षेत्र की, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी सवाल देखिए पूछा हुआ है, बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा गया सवाल है ये। तो निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में ये जो आपका आल्प्स क्षेत्र है इसकी हिम रेखा जो है कि न्यून है। तो हिम रेखा क्या होते हैं कि हिम रेखा पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर स्थायी बर्फ़ अवश्य होती है, जिस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। दिए गए विकल्पों में आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा न्यून है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी सवाल TRE 2.0 में पूछा हुआ है। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो ये आपका मालवा का पठार। तो मालवा के पठार के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है मालवा का पठार। अब इसके बाद निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों की संयुक्त धारा मिलती है तब जाकर के वहाँ से गंगा नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। और ये दोनों जो नदियाँ हैं अलकनंदा एवं भागीरथी, ये देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो देवप्रयाग संगम है, यह देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है यह। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। 65 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी का, देखिए ये काली नदी दिया है, पोनानी नदी दिया है, पेरियार दिया है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। आइए देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। तो जो ये पोनानी नदी है, जिसको पुन्नानी भी कहते हैं, पुन्नानी भी कहते हैं, इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इसके अलावा इसी नदी को भरतपुझा नदी के नाम से भी जाना जाता है, भरतपुझा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो भरतपुझा नदी है, यह केरल की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, जबकि पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा भी जान लीजिए दोस्तों कि पोनानी नदी या भरतपुझा नदी यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है ही। इसे भरतपुझा के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुझा का जो अर्थ होता है वो भारत की नदी से होता है, यानी कि भरतपुझा का अर्थ होता है भारत की नदी। और यह दो राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तमिलनाडु में और दूसरा केरल में। तो तमिलनाडु राज्य में यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और कुल 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह केरल में पोन्नानी के पास लक्षद्वीप सागर में गिर जाती है, इसलिए इसको हम पोन्नानी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है, लेकिन जिनमें से यह 209 किलोमीटर केरल में प्रवाहित होती है और 41 किलोमीटर तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। तो ये पोन्नानी नदी है। अब इसके अलावा पेरियार नदी, तो पेरियार नदी क्या है? यह केरल की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर है। तो पेरियार की कुल लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी पर ही इदुक्की परियोजना निर्मित है।
और पेरियार नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो 5398 है। कितना है? 5398 है वर्ग किलोमीटर। और पुनानी का मैंने कैचमेंट एरिया नहीं बताया, तो पुनानी नदी का जो कैचमेंट एरिया है, इसका कैचमेंट एरिया 6186 है। 6186 है। अब उसके बाद काली नदी, तो ये जो काली नदी है ये उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है। इसका कैचमेंट एरिया 5085 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और यह शिवालिक श्रेणी से निकलती है, और शिवालिक श्रेणी से निकलते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत जिलों से होते हुए यह दिल्ली में यमुना से जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा काली नदी कर्नाटक में भी एक काली नदी बहती है। यदि आप लोग को याद होगा तो हिमालय का विभाजन 2 तरीक़ों से किया गया था। तो एक विभाजन सिडनी बुर्राड ने किया था, जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया था उन्होंने। तो उन्होंने नदी घाटी के आधार पर किया था। तो नदी घाटी के आधार पर क्षैतिज रूप में उन्होंने निम्न विभागों में हिमालय को बांटा था, जिसमें पहला भाग था सिंधु से सतलज नदी तक, जिसे पंजाब हिमालय कहा गया। सिंधु से सतलज, फिर सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को आप लोग शेयर करिए, वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल से जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जंगबो, यह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी भी कहते हैं। तो यह जो यरलुंग जंगबो नदी है, इसे यह तिब्बत में कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसी को हम दिहांग और दिबांग के नाम से भी जानते हैं। आइए प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। इसके अलावा तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा मिलती है, तब उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है यह महानदी की मुख्य सहायक नदी है। तो बागमती दिया हुआ है, नहीं है। घाघरा है, नहीं है। गंडक है, नहीं है। कमला है, नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया था आपका बीपीएससी प्री 2016 में। तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ है, हरसो है, जोक है, ईब है, मांड है। आइए अब प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का पता लगाना है। तो देखिए, गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है बंगाल खाड़ी में, और यहाँ पर आपका ये गोदावरी दिया है, तो ये गोदावरी नदी भी गिरती है। फिर उसके बाद दिया है महानदी, कृष्णा एवं कावेरी, तो ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका उत्तर करिए। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का, देखिए गंगा नदी का नहीं बल्कि गंगा नदी घाटी का पूछ रहा है। सवाल को सही से आप लोग पढ़ करके भी ध्यानपूर्वक उत्तर करेंगे। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है ना? उपनदी यानी गंगा की सहायक नदी हो।
तो ये देखिए उत्तरी कोयल नदी इसकी घाटी की उपसहायक नदी है, और बराकर नदी, ये दोनों। तो उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और पहली जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। फिर उसके बाद आपका जो ये बराकर नदी है, तो बराकर नदी यह आपका दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी किसकी है? दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए आप लोग कि बराकर नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध को बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन सा बांध है? तो इस बांध का जो नाम है उसका नाम है तिलैया बांध। क्या नाम है? तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन पूछ रहा है और गंगा, ये दोनों नदी का संगम कहाँ होता है? पटना में जाकर के सोन नदी गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी और फतेहपुर। तो ये जो उत्तरकाशी है यहाँ पर गंगा नदी नहीं है, है ना। उत्तरकाशी में गंगा नदी नहीं है, ये बल्कि देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी जो है कि नामकरण हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी हो जाएगा। फतेहपुर में गंगा नदी है, भागलपुर में है और कानपुर में है। तो गंगा नदी की प्रधान शाखा क्या है? भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण करती है। आइए प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं हम लोग। भारत में निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो देखिए महानदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गोंडवाना लैंड भारत में गोंडवाना युगीन और गोंडवाना लैंड सर्वाधिक कोयले का निक्षेप पाया जाता है, और इसमें 98% तक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा जो गोंडवाना युगीन कोयले को बांटा गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक ऊपरी गोंडवाना युगीन का कोयला है और एक निचला गोंडवाना युगीन कोयला। तो ऊपरी गोंडवाना युगीन कोयले में देखिए दामोदर नदी का है, महानदी है और ये आपका सोन नदी है। जबकि निचले में आपका आ जाता है गोदावरी घाटी, वर्धा कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र, ये निचली गोंडवाना युगीन में आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं हम लोग। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सत्य है। और पहला कौन सा है? महाराष्ट्र है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ये एक भार हरासी उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा, ये भी सत्य है। तो इस आधार पर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया सवाल है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चीनी और गन्ने दोनों के उत्पादन में जो है कि भारत में प्रथम स्थान हो गया है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 74। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कब होती है? कब होती है नहीं, मतलब किस अक्षांशों पर होती है? ये TRE 2.0 में PGT में ये सवाल पूछा गया था। तो 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति
होती है। चूँकि 10 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर कोरियालिस बल नगण्य हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर हवाओं में विक्षेपण नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री के ऊपर महासागरों में होती है। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। और चक्रवात की जो दिशा होती है ये बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। कितनी बार तो हम ही को कन्फ्यूजन हुआ था। तो इसका एक सिस्टम है। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात हो गया, ये यहाँ पर आपका ये दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए आप यन का प्रयोग कर दीजिए और दक्षिणी गोलार्ध के लिए एस का प्रयोग कर दीजिए। तो यन में आप जहाँ जहाँ पे इसका नुकीला भाग है वहाँ पे तीर बना दीजिए। देखिए यहाँ पे ये तीर बन गया। तो तीर कैसे बना है? देखिए ऐसे तीर बना है और ऐसे तीर बना है। फिर यहाँ पर यस में भी ऐसे तीर बना दीजिए। तो कैसे तीर बना? ऐसे बना तीर और ऐसे बना तीर। तो अब इस तीर को ऐसे बना दीजिए आप। तो ये देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और यहाँ पर कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये वामावर्त होती है, वामावर्त होती है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में यह दायावर्त होती है, इसको जो कि क्लॉकवाइज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में कक्षा 11 और 12 के लेवल की परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी के लेवल तक। तो भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है। तो इसमें जो आपका ये पूर्वी घाट है यहाँ पे भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, बल्कि पश्चिमी घाट में होता है। और ये हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। और हिमालयी क्षेत्र में जो मध्य हिमालय का भाग है जिसमें उत्तराखंड आता है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो भूस्खलन होते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, तो देखिए ये भारत हो गया, भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग हो गया। प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो यहाँ का जो तमिलनाडु वाला तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ये केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पर ये मालाबार हो गया, ये कोरोमंडल हो गया। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो तट है यहाँ पर चक्रवात सर्वाधिक इसको प्रभावित करता है, कोरोमंडल तट को। और चक्रवात क्या होते हैं कि निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और ये अपनी कक्षा में पूर्व से पश्चिम ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ये चलते हैं। और ऐसे चलते हुए ये प्रायद्वीपीय भारत के कोरोमंडल तट को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल का तट। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट सही नहीं है। गली कटाव, सीट क्षरण, वनों की कटाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी सवाल पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में कक्षा 11 और 12 के लेवल में पूछा गया है। तो इसको गली कटाव या गुल्ली इरोजन या इसी को बेड लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बेड लैंड। तो चंबल नदी ने सर्वाधिक मात्रा में मालवा के पठार को काट काट के एकदम बिल्कुल बेड लैंड या इसी को कह सकते हैं कि गुली कटाव कर दिया है या गुली इरोजन हो गया है। तो उसी को जो है कि जब गुली इरोजन हो गया तो वहाँ पर चंबल नदी ने उसको मालवा के पठार पर बीहड़ का निर्माण कर दिया है। और बीहड़ क्या होते हैं? तो ये डाकुओं के शरणार्थी स्थल भी होते हैं।
आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अभी मैंने बताया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूछ रहा है कि कहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो देखिए अक्टूबर और नवंबर का महीना मतलब ठंडी का महीना हो गया। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, खासकर तमिलनाडु का क्षेत्र, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यहाँ पर नवंबर और अक्टूबर में जो है कि वर्षा होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोरोमंडल का तट, इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ये भी सवाल पूछा गया है TRE 2.0 के PGT में। इसके अलावा देखिए उत्तरी भारत में भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है, ये वर्षा होती है। और ठंडियों में लौटते हुए मानसून के कारण दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये लौटते हुए मानसून काल होती है। इसके अलावा गर्मियों में ये जो वर्षा होती है पूरे संपूर्ण भारत में, जो इनके अतिरिक्त जो गर्मियों में वर्षा होती है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 79 क्वेश्चन देखते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो फलों एवं सब्जियों की खेती को हम बागवानी या हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती, ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है अंगूर की खेती वाला, और यह पेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है। विटीकल्चर अंगूर की खेती संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक, कह रहा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। तो वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में इसी को मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व मानसून के होने से आमों को पकने में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए वहाँ पर इसे मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में उसी समय क्या होता है कि कहवा के फूलों को खिलने में मदद मिल जाती है, इसलिए उसको ब्लॉसम शावर्स या कहवा शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वेस्टर क्या है दोस्तों? तो नॉर्वेस्टर भी एक स्थानीय हवा है जो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है, और यह पर्वतों के घाटियों में उतरती है, और यह बहुत ही गर्म और शुष्क हवा होती है। इसके अलावा और भी कुछ स्थानीय हवाएं हैं, और भारत में पूर्व मानसून के समय ये हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक आपकी हवा है काल वैशाखी। तो ये काल वैशाखी जो हवा है ये कहाँ पे चलती है? तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली एक हवा होती है, और इसका नाम काल वैशाखी क्यों रखा गया है? तो काल वैशाखी इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वैशाख के महीने में यह शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। लेकिन इन पवनों से कुछ लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है कि चाय, पटसन और चावल के लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। असम में इसी मानसून पूर्व हवा को बारदोली छिड़ा या चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब से लेकर के बिहार तक चलने वाली हवा को लू के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। वातावरण के गर्म होने का क्या कारण है? देखिए, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं
ये शॉर्ट वेव में आती हैं, लेकिन जैसे ही ये धरातल पर आती हैं तो धरातल गर्म होकर के पार्थिव विकिरण करने लगता है। धरातल गर्म करके ये पार्थिव विकिरण करने लगता है और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है और यहीं जा कर के वायुमंडलीय भाग को गर्म करती है। लेकिन सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, ये वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती हैं, बहुत ही आंशिक रूप से गर्म करती है। लेकिन वायुमंडल सबसे अधिक पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। तो यहीं पूछा वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। और आप लोग सेशन को शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट आप लोग बहुत नहीं कम करते हैं, या ये कह लीजिए कि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कमेंट भी किया करिए ताकि हम आपकी फीडबैक जान सके। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसमें सूखा स्थान पूछा है, तो मुंबई सूखा स्थान है तो नहीं है। दिल्ली सूखा स्थान है, नहीं है। लेह है, तो लेह इन चारों में सर्वाधिक सूखा स्थान है। बंगलुरु भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। लेह में बहुत ही कम वर्षा होती है, यदि वर्षा होती भी है तो मान के चलिए कि ये बर्फ़ के रूप में ही होती है और हमेशा बर्फ़ ही होता है वहाँ पर, इसलिए लेह सूखा स्थान है। 83 नंबर का, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी शिमला ऊंचे स्थान पर है जबकि अमृतसर निचले स्थान पर है, इसलिए उनके जलवायु में अंतर आ जाता है। आइए प्रश्न संख्या 84 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या पहले देख लीजिए आप लोग कि अमृतसर 31 डिग्री 38 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 63 मिनट नॉर्थ और शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 234 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से लेकर के 6000 फीट तक है और 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में क्या होती है? गिरावट आ जाती है। आइए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो जो दंडकारण्य है देखिए आपका छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर सिक्किम में है या उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भरमौर जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं कि चरवाहों के रूप में ये वहाँ पर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? श्योक नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और क्या दिया हुआ है? लिद्दर नदी। तो कश्मीर में जो पहलगाम है ये लिद्दर नदी, ये लिद्दर लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिद्दर है। तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की एक सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थारपारकर ये राजस्थान की है, राठी भी है, मेवाती भी है। हल्लीकर, तो ये हल्लीकर राजस्थान की नहीं है, बल्कि हल्लीकर कहाँ की है? ये व्याख्या में दिया हुआ है, ये कर्नाटक की जो है कि एक मवेशी नस्ल है। आइए प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है तांबे के उत्पादन में, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो सबसे बड़ा तांबे का पूछ रहा है, तो इनमें सर्वाधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जबकि तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, और राजस्थान में खेतड़ी की खान तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खान। आइए अब प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की ये मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये अत्याधुनिक सुसज्जित टेक्नोलॉजी से निर्मित है, और यह सबसे बड़ा जो है कि टनल भी माना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार हम लोग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, फिर न्हावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, फिर गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्हावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और 9 कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जानी जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा 75% भागों पर वर्षा होती है। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं दोस्तों। ये 2 शाखा है, एक अरब सागर की शाखा होती है, एक बंगाल खाड़ी की शाखा होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही भारत में विश्व का सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होता है। 1100 सेंटीमीटर मासिन राम में वर्षा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में ये अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के लिए किसी भी प्रकार का जो है कि अवरोध का कार्य नहीं करती है, इसलिए मानसूनी हवाएं ये सीधे ऐसे होकर गुजर जाती हैं, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए कौन सी मृदा का उपयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंटों के लिए किया जाता है। और भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाओं को चिन्हित किया गया है, और इन मृदाओं में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए मृदा है उनका नाम जलोढ़ है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिलता है? जलोढ़ मिलता है। फिर उसके बाद लाल मृदा मिलती है, फिर उसके बाद काली मृदा है, फिर उसके बाद लेटेराइट मृदा है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा, फिर लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा। हो सकता है ये कभी क्रम आपको पूछ दे कि इनमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा भारत में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा का एक ट्रिक भी है। ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ट्रिक है जल कालय। जल कालय, ज का मतलब ज से जलोढ़, ल से लाल, क से काली, ल से लेटेराइट। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन। दुम्मटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुम्मटी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, तो इसमें देखिए बालू के कण हैं, गाद हैं, फिर उसके बाद मृत्तिका है, बहुत से मिलते हैं। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार के कण इसमें मिलेंगे। सही आंसर यही हो जाएगा।
आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 95। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में पौधों को सर्वाधिक पानी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी अधिक दिनों तक जो है कि बना रहता है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। आइए प्रश्न संख्या 97 देखते हैं कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल सही है, HYV हाई एड वैरायटी। सिंचाई ये भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन ये भी सही है। तो सभी चारों सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के बारे में हम लोग कुछ डिटेल से जान लेते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो 1966 से लेकर के 67 में पंजाब राज्य से अत्यधिक उपज देने वाली किस्म के आधार पर हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। कब हुआ था? 1966 से 67 के बीच में हुआ था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो 1966 है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की अंतिम चरण थी। कौन सी चरण थी? अंतिम चरण थी। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? पूछा जा सकता है शब्द का प्रयोग किसने किया? तो विलियम गॉड ने किया। किसने किया? विलियम गॉड ने किया। यदि पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो इसके जो जनक हैं इनके जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग थे ना। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। यदि यहीं पूछ दिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा और भी जान लेते हैं दोस्तों। ये जो हरित क्रांति है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में लाई गई थी। और इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि और कृषि के उत्पादों में अधिक से अधिक जो है कि पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो ये कृषि से संबंधित रही है। और कृषि से संबंधित एक और पंचवर्षीय योजना थी, उसका नाम प्रथम पंचवर्षीय योजना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना भी कृषि से संबंधित और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी कृषि से संबंधित। और ये प्रथम और तृतीय दोनों ही पंचवर्षीय योजना एक ही मॉडल पर आधारित थी। उस मॉडल का क्या नाम था? तो उस मॉडल का नाम था हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे, अब पढ़ भी लेंगे, अच्छे से पूछा जा सकता है ये सवाल, न इस परीक्षा में कहीं और पूछा जाएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल ये प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। मैं यहाँ पे प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जबकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो द्वितीय वाली जो योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादों पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। अब यहीं पर एक सवाल और बन जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित थी? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल थी वो किस पर आधारित थी? तो ये गाडगिल, क्या नाम था? गाडगिल। तो गाडगिल
फार्मूले पर यह आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था और इसमें शिक्षा को बहुआयामी रूप से विकसित करने का उद्देश्य रखा गया था। आइए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 98 पर देखते हैं। आप लोग सेशन को ज़रूर शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, सभी हो जाएंगे, है ना। ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से है। तो उपयुक्त सभी से ही इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो ये हरित क्रांति भी इससे संबंधित है, श्वेत क्रांति भी संबंधित है, नीली क्रांति भी संबंधित है। तो जो ये नीली क्रांति है इसका संबंध किस उत्पादन से है? तो मछली के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो ये प्रमुख रूप से गेहूं और धान के फसलों में अधिक उत्पादन से संबंधित रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, सरसों उत्पादन से। तो कच्चा तेल उत्पादन से ही काली क्रांति का संबंध है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति, सरसों ये तेल के कैटेगरी में आता है। तो तिलहन क्रांति का संबंध, तिलहन और दलहन के फसलों के उत्पादन का जो संबंध है वो किससे? वो पीली क्रांति से है। तिलहन और दलहन में पीली क्रांति। फिर उसके अलावा यदि अंडा के उत्पादन में वृद्धि करना है तो ये रजत क्रांति हो जाएगा। इसके अलावा गुलाबी क्रांति है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है और झींगा मछली के उत्पादन से है, झींगा मछली के उत्पादन से है। इसके अलावा लाल क्रांति आ जाएगा। लाल क्रांति किससे संबंधित होगा? तो ये टमाटर और मांस के उत्पादन से है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा? चलिए इसमें यहीं तक दिया हुआ है। अब प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं। हमने हालांकि 100 क्वेश्चन को ही हल करने का, चलिए 101 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य पूछ रहा है तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि वहीं पूछा होता कि भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, तब तो पंजाब हो जाता है। पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने कुल 101 क्वेश्चन तक को हल कर लिया। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी भी मिलती रहे। और अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।